ओफो भोला राम बेटा, तुम ना जाने गिनती कब सीखोगे। उन्होंने 3 प्लेट भजिए लिए हैं और 20 रुपए की एक प्लेट है, तो उस हिसाब से इनके पैसे हो गए 60 रुपए। भाई साहब आप इसे 60 रुपए दे दीजिए। ग्राहक भोला राम को 100 रुपए दे देता है। माँ, इन्होंने 100 रुपए दिए हैं, अब मैं इन्हें कितने लौटाऊं? हे भगवान, ना जाने इस मोटी बुद्धि वाले को अकल कब आएगी। बेटा 100 में 60 गए तो 40 बचे, उसे 40 रुपए दे दे। रामगढ़ गांव में राजबाला भजिए बनाकर बेचती थी। उसके भजिए इतने फेमस थे कि लोग दूर दूर से उन्हें खाने के लिए आते थे। राजबाला का एक बेटा भोला राम था जो कि बड़ा ही भोला था। वो हिसाब किताब का बहुत कच्चा था। राजबाला का काम अच्छा चलता था। ऐसे ही समय बीता और राजबाला और बुढ़िया हो गई। फिर उसने भोला राम की शादी पड़ोस के गाँव की एक लड़की कोमल से करवा दी। एक रोज राजबाला अपनी बहू से, तूने मेरे मंदबुद्धि बेटे से शादी करके हम पर उपकार किया है बहू। अच्छा, अब मैं भजिए बना लेती हूँ, फिर ठेला भी लगाना है। बुढ़िया, तेरे इस नालायक बेटे से शादी मैंने तेरे भजिए की मसाले की रेसिपी जानने के लिए की है, ताकि फिर मैं भी काफी पैसे कमाऊं और अपने राजेश से शादी कर सकूं। राजबाला रसोई का दरवाजा बंद करके भजिए बनाती थी। वो एक खास तरह का मसाला बेसन में मिलाती थी जिससे भजिए का स्वाद काफी बढ़ जाता था और इस कारण उसके पास लोगों की भीड़ लग जाती थी। अब धीरे धीरे कोमल ने भी ठेले पर जाना शुरू कर दिया ताकि वो भजिए की विधि और मसाले के बारे में जान सके। वहाँ ठेले पर लगी भीड़ देखकर कोमल हैरान रह गई। काम के दौरान कोमल जब भी राजबाला से रेसिपी पूछती, वो हमेशा कहती, बहू अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इस बुढ़िया ने दिमाग खराब कर दिया है। भजिए की रेसिपी नहीं हो गई, कोई शाहजहां का खजाना हो गया। लगता है अब दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। अब कोमल ने अपने पति भोला राम को उसकी माँ के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। तुम्हारी माँ ना तुमसे मुफ्त में काम करवाती है, ठेले पर नौकरों को रखेंगी तो उनके पैसे खर्च हो जाएंगे, उनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी, इसलिए तुम्हें ही ठेले पर अपने साथ रख लिया, जिस वजह से तुम ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाए। और अब तुम हिसाब में कच्चे हो तो मंदबुद्धि कहकर सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाती है। इसलिए मैं कहती हूँ तुम अपनी माँ से जाकर वो मसाले के बारे में पूछ कर आओ, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो समझ जाना, इसका मतलब वो तुम्हें प्यार नहीं करती, फिर हमारा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं होगा। अगले दिन भोला राम अपनी माँ के पास गया। माँ, अगर आज तुमने हमें भजिए की रेसिपी और मसाले के बारे में जानकारी नहीं दी तो मैं और कोमल ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ। ये सुनकर राजबाला घबरा जाती है और वो उन्हें सब बता देती है। बेटा बहू, ये है वो मसाला, और इस मसाले की खासियत है कि ये भजिए का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। तुम चाहे इसमें कितना भी खराब बेसन या तेल डालो, लेकिन उसका स्वाद वैसा का वैसा ही बना रहेगा। इसकी विधि मेरी माँ ने मुझे बताई थी। हैं? सस्ते सामान से भी वैसे ही स्वाद? फिर तो हम घटिया से घटिया सामान खरीदेंगे और ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। अब कोमल ने राजबाला को घर पर ही रहने की सलाह दी और खुद वो ठेले पर भजिए बनाकर बेचने लगी, जिसमें वो घटिया बेसन और तेल मसालों का इस्तेमाल करने लगी और आखिर में उस रहस्यमय मसाले को उसमें डाल देती जिससे भजिए का स्वाद वैसा ही बना रहे। 2 दिन तक उसके पास ग्राहक आए और उसने खूब मुनाफा कमाया, लेकिन तीसरे दिन उन सबको उल्टियां होने लगी और सबकी तबीयत खराब होने लगी, जिससे परेशान होकर ग्राहकों ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी। जब राजबाला को ये बात पता चलती है तो वो जेल जाती है और पुलिस को सब सच सच बता देती है। इंस्पेक्टर साहब, कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि इसने मेरे बेटे से इसलिए शादी की है ताकि ये मेरे पैसे हड़प सके और मेरे इस रहस्यमय मसाले के बारे में जान सके, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग उसका सबूत है जिसमें ये अपने यार से फोन पर ये सब बातें कह रही है। मेरा बेटा सचमुच भोला और निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए और इस कमबख्त को धोखा देने और लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के जुर्म में कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इंस्पेक्टर भोला राम को छोड़ देता है और कोमल को अब जेल में सड़ना पड़ता है। राजबाला और भोला राम अब फिर से भजिए तलकर अपने ग्राहकों को अपने ठेले पर वापस ले आते हैं। वो दोनों अब फिर से खूब मुनाफा कमाने लगे। मीनू अपने पिता के साथ रहती थी। मीनू के पिता दीनदयाल एक गरीब मजदूर थे। दीनदयाल मजदूरी करके जो पैसे कमाता, मीनू उन्हें बहुत संभाल कर रखती थी। मीनू को बचपन से नाचने, गाने और खाना बनाने का बहुत शौक था और एक दिन मीनू ने कुल्हड़ पिज्जा बनाकर सबका दिल जीत लिया। मीनू की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। जब मीनू 6 साल की थी, मीनू के पिता दीनदयाल ने ही उसे पाला और माँ का प्यार दिया। घर में माँ न होने के कारण मीनू ने बहुत छोटी सी उम्र में घर संभालना सीख लिया था। वो खाना बनाती और घर के सारे काम करती। मुझे माफ कर देना मीनू बेटी, मेरे होते हुए तुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। पिताजी, अगर आप घर का काम करेंगे तो 2 पैसे कमाने के लिए बाहर कब जाएंगे?
आप दिन भर बाहर कड़ी मेहनत करते हैं, तब तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अच्छा लगता है। मुझे पता है बेटी, तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, घर को संभाल कर रखने वाली। ये ले कुछ पैसे रख ले। दीनदयाल की कमाई बहुत कम थी, लेकिन वो जो कुछ भी कमाता सब मीनू को ला कर देता। मीनू उन पैसों में घर खर्च के लिए पैसा निकालकर बाकी पैसों को अलग रख देती। मीनू बेटी, तू इन पैसों को चावल के डिब्बे में क्यों रख रही है? बाबा, ये पैसे हमारे काम आएंगे। इन पैसों से हम अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है मीनू बेटी, अब खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी लगाती हूँ बाबा। मीनू दीनदयाल के लिए एक प्लेट में फ्राइड राइस लेकर आई। ये क्या मीनू बेटी, आज तुमने रोटी नहीं बनाई? बाबा, ये फ्राइड राइस है, मैंने पहली बार बनाया है। आप खाकर बताओ कैसा बना है। दीनदयाल ने फ्राइड राइस खाया तो उसे बहुत पसंद आया। वाह, क्या फ्राइड राइस बनाया है तुमने, बहुत स्वादिष्ट है। ये फ्राइड राइस बनाना तुमने कहाँ से सीखा? मेरी सहेली है ना निशु, उसने मुझे बताया कि उसकी माँ उसके लिए ऐसे ही फ्राइड राइस बनाती है। बाबा, उसने तो मुझे पिज्जा बनाना भी बताया है। मैं आपके लिए कल ही पिज्जा बनाऊंगी। ठीक है मीनू बेटी, अब तू भी खाना खा ले। मीनू भी खाना खाकर सो जाती है। दूसरे दिन मीनू पिज्जा बनाकर दीनदयाल को खिलाया। वो पिज्जा बहुत ही टेस्टी था। मीनू बेटी, तूने ऐसा पिज्जा बनाया है जैसे किसी बड़े शेफ ने बनाया हो। तेरे हाथों में जादू है। सच बाबा? हाँ मीनू बेटी, तू भी तो खा के देख। मीनू भी अपना बनाया हुआ पिज्जा खाती है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मीनू आए दिन कुछ न कुछ बनाकर अपने पिता को खिलाती। इसी तरह उन दोनों के दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक मीनू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब मजदूरी करते समय दीनदयाल सीढ़ियों से गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। दीनदयाल के दोस्त उसे अस्पताल ले गए और मीनू को इस बात की खबर दी। मीनू चावल के डब्बे से सारे पैसे लेकर भागी भागी अस्पताल पहुंची और दीनदयाल के पैरों का इलाज करवाया। उसके बाद दीनदयाल के दोस्तों ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। घर आने के बाद, मीनू बेटी, ऊपर वाले ने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की? इस हाल में मैं कुछ काम करने के लायक नहीं रहा। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप परेशान मत हो बाबा, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकल आएगा। चिंता तो अब मीनू को भी थी, क्योंकि उसके बचाए हुए सारे पैसे दीनदयाल के इलाज में खर्च हो गए थे। लेकिन मीनू एक खुशहाल और जिंदा दिल लड़की थी। वो कठिन परिस्थितियों से हार मानने वाली नहीं थी। दूसरे दिन मीनू घर के बाहर बैठी थी, तभी उसकी सहेली निशु वहां आई। कल जब मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई थी तो देखा एक आदमी कुल्हड़ में पिज्जा बेच रहा था और उसका पिज्जा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुल्हड़ में पिज्जा? हाँ, कुल्हड़ में पिज्जा। तू तो पिज्जा अच्छा बनाती है, तू क्यों नहीं करती ऐसा कुछ? लेकिन अब तो मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मैं कुल्हड़ और पिज्जा बनाने का सामान कैसे खरीदूंगी? मैं अपनी माँ से कह के तुझे कुछ पैसे दिला दूंगी। जब तेरा काम चल जाए तो पैसे लौटा देना। क्या आंटी जी पैसे देने के लिए मान जाएंगी? हाँ, मैंने तो माँ से बात भी कर ली है। तो रुक, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। निशु अपने घर गई और अपनी माँ से पैसे मांगकर लाती है और मीनू को दे देती है। इन पैसों से तू कुल्हड़ पिज्जा का काम शुरू कर दे, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मीनू ने वो पैसे ले लिए और घर आकर दीनदयाल को सारी बात बताई। मीनू बेटी, ऐसे किसी से पैसे लेना अच्छी बात नहीं है। तू अभी निशु के घर जाकर इन पैसों को वापस कर दे। लेकिन बाबा, इसमें गलत क्या है? जब हमारा काम चल जाएगा तो मैं ये पैसे निशु को वापस कर दूंगी। ठीक है मीनू बेटी, लेकिन मुझे तेरा ये काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुझे मेरी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। बाबा, आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना, और हो सकता है हमारा ये काम अच्छा चल जाए और ज्यादा आमदनी होने लगे, फिर तो आपको मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन मीनू ने बाजार जाकर कुल्हड़ और पिज्जा बनाने का सामान खरीदा और घर आकर कुल्हड़ में पिज्जा बनाया। फिर उसने घर में रखी एक टेबल को बाहर निकाला और उस पर कुल्हड़ वाला पिज्जा रखकर आवाजें लगाने लगी। आइए आइए, कुल्हड़ वाला पिज्जा खाइए, आइए आइए, कुल्हड़ वाला पिज्जा खाइए। लेकिन आवाजें लगाने के बाद भी कोई उसका कुल्हड़ वाला पिज्जा खाने के लिए नहीं आया। इतने में निशु वहां आती है। क्या यार निशु, मैंने इतनी मेहनत से कुल्हड़ वाला पिज्जा बनाया लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं आया। लगता है मेरा कुल्हड़ वाला पिज्जा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कैसे बर्बाद हो जाएगा?
तू अपने पिज्जा को अलग तरह से बेच। अलग तरह से कैसे? देख, तुझे तो नाचने गाने का भी शौक है, तो तू आवाज लगा, आइए आइए कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। और जब कोई ग्राहक तेरा कुल्हड़ पिज्जा खरीदने आए तो उसे डांस करते हुए पिज्जा देना। फिर देखना, लोग तेरा डांस देखने भी आएंगे और पिज्जा खाने भी आएंगे। अरे वाह निशु, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब मीनू ने ऐसा ही किया और आवाजें लगाने लगी, आइए आइए कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए, आइए आइए कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। मीनू की आवाज सुनकर राहगीर चौंक गए। अरे भाई, ये कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा कैसा होता है? पता नहीं भाई, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। चलो चलकर खाते हैं, हम भी देखें ये कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा क्या है। सभी लोग मीनू के स्टॉल के पास आए और बोले, अरे जरा हमें देना कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा। अभी लीजिए बाबूजी। मीनू डांस करते हुए सबके हाथों में कुल्हड़ वाला पिज्जा देने लगी। सभी ग्राहकों को मीनू का ये अंदाज बहुत पसंद आया। लोग उसका डांस देखने और कुल्हड़ वाला पिज्जा खाने के लिए आने लगे। थोड़ी ही देर में मीनू के स्टॉल के पास भीड़ लग गई और उसके सारे पिज्जा बिक गए। पहले दिन मीनू की अच्छी कमाई हुई। दूसरे दिन उसने फिर से कुल्हड़ वाला पिज्जा बनाया और आवाजें लगाने लगी, आइए आइए कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए, आइए आइए कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। अब पूरे शहर में मीनू के चर्चे हो रहे थे कि कोई कुल्हड़ पिज्जा वाली है जो डांस करते हुए सबको पिज्जा खिलाती है। दूर दूर से बूढ़े बच्चे जवान मीनू का कुल्हड़ पिज्जा खाने के लिए आने लगे। इस तरह से धीरे धीरे मीनू का काम बहुत अच्छा चलने लगा। मीनू की सूझबूझ और निशु की मदद से उनका कुल्हड़ पिज्जा का काम एक व्यवसाय में बदल गया और अब मीनू और दीनदयाल की गरीबी दूर हो गई थी।